स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। स्पेन की सीमा पर अचानक उमड़े हजारों अवैध प्रवासियों ने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 70,000 लोग मोरक्को से कुछ ही घंटों में स्पेन के सेउता इलाके में पहुंच गए। समुद्र के रास्ते सेउता पहुंची भीड़ ने स्पेन को सेना तक उतारने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ अवैध प्रवासन का मामला है या इसके पीछे पश्चिमी सहारा और कूटनीतिक राजनीति का भी कोई बड़ा खेल छिपा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पिछले दिनों दुनिया ने स्पेन में एक अप्रत्याशित और भयावह मंजर देखा। स्पेन ने इसे अपने ऊपर अवैध प्रवासियों का हमला बताते हुए इस चुनौती पर किसी तरह काबू तो पा लिया, लेकिन इस घटना ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। यूरोपीय संघ ने अवैध प्रवासन की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई कि मोरक्को से करीब 50,000 प्रवासियों ने स्पेन के एक हिस्से सेउता पर अचानक हल्ला बोल दिया। बताया गया कि समुद्र में तैरकर ये प्रवासी स्पेनी क्षेत्र में पहुंचे। इन्हें नियंत्रित करने और दोबारा मोरक्को भेजने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। स्पेन के मुताबिक अब तक 69,500 प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं। स्पेन की सीमा में अब तक 72 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि मोरक्को में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल सेउता स्पेन की मुख्य भूमि के बजाय अफ्रीकी देश मोरक्को से सटा हुआ स्थित है। इसके अलावा मेलिला भी स्पेन का ही क्षेत्र है। स्पेन और मोरक्को के बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। यहाँ सबसे कम दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर की है। लोग सोच रहे हैं कि प्रवासी जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस करके आए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि स्पेन ने मोरक्को से लगने वाली अपनी सीमा पर मजबूत फेंसिंग कर रखी है, लिहाजा इधर से आना थोड़ा मुश्किल है, और अगर आ भी गए तो उन्हें बिना कागजी कार्रवाई के वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन इसी बीच स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि समुद्र के रास्ते स्पेन के क्षेत्र में दाखिल होने वाले लोगों को तुरंत वापस ना भेजा जाए। ये फैसला जैसे मानव तस्करों और अवैध प्रवासियों के लिए लॉटरी हाथ लग गई हो। बड़ी संख्या में प्रवासी जमीनी सीमा के बजाय समुद्र में तैरकर सेउता पहुंच गए। अचानक पहुंचे प्रवासियों के रेले ने कई आशंकाओं और अटकलों को जन्म दे दिया। 1956 में आजाद होने के बाद से ही सेउता और मेलिला क्षेत्र पर मोरक्को अपना दावा ठोकता रहा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ सीमा तक पहुंचना बिना सरकारी जानकारी के संभव नहीं है। हालांकि मोरक्को ने सीमा सुरक्षा में ढील के आरोपों को खारिज कर दिया है। जानकारों का मानना है कि मोरक्को के इस कदम के पीछे पश्चिमी सहारा का मुद्दा हो सकता है। कभी पश्चिमी सहारा स्पेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब मोरक्को के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र इसे विवादित क्षेत्र मानता है और एक अलगाववादी पोलिसारियो फ्रंट स्वतंत्रता का आंदोलन चला रखा है। अल्जीरिया समेत कई देश इसका समर्थन करते हैं। मोरक्को चाहता है कि दुनिया पश्चिमी सहारा पर उसके नियंत्रण को स्वीकार करे। कुछ जानकार पूरे मामले को अमेरिका और इजराइल की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। दोनों देशों के मोरक्को के साथ मजबूत संबंध है, जबकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर स्पेन के साथ संबंध काफी खराब हो गए हैं। कई लोग इसे स्पेन पर दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। सेउता संकट के बाद यूरोपीय देशों में भी मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन व्यवस्था को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जबकि फिनलैंड और डेनमार्क ने इसका समर्थन किया है। अवैध प्रवासियों की समस्या सिर्फ स्पेन की ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की है। इससे कैसे निपटा जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हर्ष वी पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। हर्ष जी, अगर हम जानें तो ये केवल क्या एक अवैध प्रवासन का मामला है कि एक जगह से अच्छे भविष्य के लिए दूसरी जगह पे लोग घुस गए, या इसके पीछे बहुत एक कूटनीतिक और इलाके की जो राजनीति होती है वो जुड़ी हुई है? नहीं, देखिए, इसमें तो ये जो एपिसोड हुआ है और इस तरह का जो एपिसोड है, ये जो स्पेन और मोरक्को के बीच में जो कूटनीतिक संबंध हैं, उनको लेकर देखा जाना चाहिए। जब भी मोरक्को को स्पेन के ऊपर प्रेशर बनाना होता है तो वो इस तरह की जो लैक्सिटी है, जो अपने जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनको थोड़ा सा लैक्स कर देता है, और उनको पहले भी ये हो चुका है। पहले 10,000 एक समय में 10,000 लोगों ने एक साथ एंटर किया था स्पेन में, सेउता में। तो वो ये एक लगातार प्रेशर पॉइंट मोरक्को के पास है
स्पेन को लेकर, और स्पेन जब भी अल्जीरिया के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है तो मोरक्को प्रेशर डालने के लिए ऐसा करता है। लेकिन इस बार जो जो नंबर देखे गए वो बहुत ज़्यादा थे, और इसका मुझे लगता है जो एक दुनिया भर में एक इमिग्रेशन को लेकर जो सेंटिमेंट बन रहा है, और खासकर यूरोप में जो बन रहा है, उसके लिए ये बहुत परेशानी की बात है। क्योंकि जैसा हमने देखा कि जैसे ही ये इशू हुआ उसके बाद यूरोप के अंदर ही, ईयू के अंदर ही डिफरेंसेस उभर कर आए। तो मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको यूज किया जरूर गया, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे यूरोप के लिए और उस पूरे रीजन के लिए। क्या फ़लस्तीन, इजराइल, इसको लेकर के जो स्पेन का रवैया रहा पिछले कुछ दिनों में, ये भी इसके पीछे एक कारण है? कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि एक इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन इसका कोई बहुत सबूत हमारे पास नहीं है कि इस तरह से इस मात्रा में लोग आएंगे। और इसके लिए बहुत क्योंकि एक यूरोप को लेकर, स्पेन को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर एक नेचुरल अट्रैक्शन तो है ही कि हम अगर स्पेन में चले जाएं, सेउता में चले जाएं, तो उसके बाद हम यूरोप जा सकते हैं। तो उसको ये एक दूरगामी एक चैलेंज स्पेन के लिए हमेशा से रहा है। ये जो मेलेला और सेउता की जो दो टेरिटरीज हैं वहाँ पर उनको लेकर, और हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल ने कुछ इनडायरेक्टली मोरक्को से कहा हो कि प्रेशर बनाए, लेकिन इसका कोई बहुत एविडेंस ऑन द ग्राउंड अभी नजर नहीं आ रहा है। यूरोप के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? क्योंकि यूरोप में काफ़ी चिंता इसको लेकर के व्यक्त की जा रही है। वहाँ पर एक बैठक भी हो रही है। इटली ने जो शेंगेन वीज़ा है वो सस्पेंड कर दिया है स्पेन का, और डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश भी स्पेन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि स्पेन कह रहा है कि सेउटा जो है वो शेंगेन इलाके के अंदर नहीं आता। यूरोप के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने पिछले ही कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट यूरोप में बढ़ रहा है। राइट विंग जो फार राइट फोर्सेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग एंटी इमिग्रेंट पोजीशंस लेती हैं, वो पावर में आ रही हैं उनकी। और ये ऐसे देशों में, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देशों में हमने देखा कि किस तरह से फार राइट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पब्लिक परसेप्शन इमिग्रेशन के खिलाफ है। तो ऐसा जब होता है तो उसमें पॉलिटिशियंस के ऊपर, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। स्पेन के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको ठीक करे। और जैसा आपने जिक्र किया कि इटली ने तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया था शेंगन शेंगन वीजा की जो सुविधा थी, और उसके बाद और भी देशों ने सपोर्ट किया इटली को इस मामले में, हालांकि उन्होंने कोई सस्पेंशन नहीं किया। तो डिविजन्स जो हैं यूरोप में इस मुद्दे को लेकर सामने आए, और जो अभी जो मीटिंग्स चल रही हैं उसमें कोशिश की जा रही है कि एक यूनिफाइड अप्रोच इमिग्रेशन को लेकर बनाना पड़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर यूरोप को बनाना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो माइग्रेंट्स हैं ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर ये यूरोप में, स्पेन में आते हैं तो ये फिर वहाँ से पूरे यूरोप के लिए एक समस्या बन सकते हैं। और ऐसे समय जबकि एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट हाई है, कोई भी पॉलिसी मेकर, कोई भी राजनेता इस मुद्दे को आसानी से नहीं जाने दे सकता। तो मुझे लगता है वो प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। सर, एक अंतिम सवाल है कि ये जो स्पेन है और इसका जो इलाका है सेउटा, इसके बीच से एक काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस तरह से हम बाब अल मंदेब या इसकी बात करते हैं, हॉर्मुज की बात करते हैं, वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वहाँ पर है। क्या उस संदर्भ में भी भविष्य में चिंता करने की कोई ज़रूरत है इसको लेकर के? देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट्स के तौर पर तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से और सी बेस्ड इमिग्रेशन को लेकर ये मुद्दा शुरू हुआ था। जैसा आपकी रिपोर्ट ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेन में वर्डिक्ट दिया था कि ये जो लोग सी से आ रहे हैं उनको आप इमीडिएटली डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो जो वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ, और मुझे लगता है उस मुद्दे को लेकर स्पेन के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर अब एक रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, इसको पूरा यूरोप एक तरह से अब दूसरे लेंस से देखना शुरू करेगा, क्योंकि उसके लिए इमिग्रेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है तो वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी हो, किस तरह से उसको इमिग्रेशन कंट्रोल हो, वो मुझे लगता है यूरोप को फिर से देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया गया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, संक्षेप में सर। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना बनता जा रहा है
कि सोशल मीडिया को आप मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करें, और उसके बाद जिस तरह से अल्टरनेटिव नैरेटिव्स को क्रिएट किया जाता है और उन अल्टरनेटिव फैक्ट्स को, डिसइंफॉर्मेशन को यूज करके लोगों को पुश किया जाता है, वो मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी सामने आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।